नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केम थर्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने बहुत ही डीप में अध्ययन कर चुका था कंसंट्रेशंस के बारे में। टोटल 10 प्रकार के हम लोग सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में अध्ययन किया। इससे लास्ट वीडियो में हमने एक फार्मूला डिराइव किया था जिसमें हमने कि मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन बताया था, जिसको कि आपने देख चुका होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि किसी भी दो प्रकार के चीजें हों, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट, उनका आपस में सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से देखा जाएगा, किस प्रकार से उसकी सॉल्युबिलिटी को हम लोग मेजर करेंगे। जिसमें से कि हमारा पहला है आपका सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। लिक्विड में गैस को डिजॉल्व करना है, तब यह कैसे होगा, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं दूसरी भाषा में सॉल्युबिलिटी इन गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, गैसों का लिक्विड में डिजॉल्व होना। आप सभी लोगों ने देखा होगा समुद्र में मछलियां होती हैं, ठीक है, वह कैसे जीवित रहती हैं, कहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलता है। तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो पानी है, इस पानी में जो है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है, इस पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। इसी ऑक्सीजन से समुद्र की मछलियां जीवित रहती है। कितना यह इंटरेस्टिंग बात है ना। आप सभी लोगों ने कभी घर पे पानी गर्म किया होगा, या फिर गर्मी के दिन में देखोगे जो बर्तन में पानी रखा रहता है, उस बर्तन का पानी क्या हो जाता है। जैसे कि यह हमारे पास एक कंटेनर है, कोई भी, इसके अंदर क्या किया गया, पानी भरा गया है, ठीक है। इस पानी को यदि हम क्या करें, गर्म करें, या फिर गर्मी के दिन में अगर यही पानी हो, तो आप देखोगे कि इस बर्तन के दीवार पर छोटे छोटे क्या होते हैं, बुलबुले आ जाते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा जब भी पानी गर्म करो तब। तो ये कहाँ से बुलबुले आ गए, क्या चीज़ के बुलबुले हैं। तो यह जो बुलबुले हैं ना, यह गैसों के बुलबुले हैं, जो कि इस लिक्विड के अंदर, यानी कि जो कि इस पानी के अंदर पहले से डिजॉल्व है। जब इसको गर्म करते हैं तो पानी और गैस, जो भी गैस हो, या तो ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन तो बहुत ही लेस अमाउंट में घुलता है, तो जनरली ऑक्सीजन ही होता है। गैस का मतलब जनरली क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये पानी और ये ऑक्सीजन जो आपस में मिक्स थे वह अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, क्योंकि टेम्परेचर हाई हुआ। जब टेम्परेचर हाई हुआ तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वह आपका कम हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तब ये जो है क्या हो गए, अलग हो गए। थोड़ा सा और गर्म करोगे तो ये जो बुलबुला है वो क्या हो जाएगा, बाहर। ये जो बुलबुला है क्या हो जाएगा, बाहर। यहाँ का जो बुलबुला है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये चीज को आपने अच्छे से देखा होगा। इसी फिनोमिना से जो जलीय जीव है वह ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। जितना भी पानी होता है ना, उस पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, जिसको कि वही वाला ऑक्सीजन क्या करते हैं, सभी जलीय जीव ग्रहण करते हैं। कुछ लोग, या फिर हमने अपने स्टूडेंट से भी पूछा कि जो जलीय जीव है उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि सर ये जो वाटर है ना, ये वाटर में से वो हाइड्रोजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं और यही ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो ये चीज़ समझते हैं, ये चीज़ ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर, पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। अब आप जो है कि सिंपल आइडिया, रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन कितना तेजी से या कब ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो अगर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन या फिर किसी भी गैस का डिजोल्यूशन किसी भी लिक्विड में कम हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, ठीक है। जो सॉल्युबिलिटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और यदि हम यहाँ से ये कांस्टेंट को हटाएं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कि हम के एच से रिप्रेजेंट करते हैं। के एच क्या है, एक फार्मूला है। के एच क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको कि एक साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नाम था हेनरी। तो उन्हीं के नाम पर इसका पड़ गया क्या, हेनरी कांस्टेंट। और यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है? वह डिपेंड करती है प्रेशर जो कि अप्लाई किया गया है और उस लिक्विड का डिजोल्यूशन कांस्टेंट कितना है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कह करके रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यही वाला फार्मूला बनता है S इक्वल टू के इंटू में पी, जहाँ पर के क्या है, आपका सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, चलिए अब इसी के ऊपर हमको थोड़ा सा चर्चा करनी है विस्तार से। देखिए हम लोग देखते हैं लाइन वाइज लाइन। ऑल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, सभी गैसेज जो है कि पानी में सॉल्युबल होती हैं, एज वेल एज इन अदर लिक्विड्स टू ए ग्रेटर आर लेजर एक्सटेंट। सभी गैसें वाटर में सॉल्युबल होती हैं और सभी गैसें वाटर के साथ साथ सभी लिक्विड में भी सॉल्युबल होती हैं। हाँ, किसी में ज़्यादा और किसी में कम, किसी में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, किसी में कम होती है। सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो सॉल्यूशन है किसका, गैस और वाटर का, वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे लाइफ का मतलब सिर्फ हमारा पर्सनल लाइफ नहीं होता है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी है, लेकिन सिर्फ हमारा पर्सनल लाइफ नहीं होता है, जलीय जीव के लिए भी होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए ही नहीं, सभी लिविंग बींग्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस से, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसको जो है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से, कितना तेजी से गैस एब्जॉर्ब हुआ, उसके एक कोफिशिएंट होता है जिसको कि हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे जो है कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर डिपेंड करती है। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, V अपान में कैपिटल V इंटू में प्रेशर, जहां पर स्मॉल v क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, कैपिटल V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और P क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड, कितना हमने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द, यह किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर, यानी कि गैस जो कि मिलीलीटर में लिया गया है, कैन बी डिजॉल्व्ड, जो कि डिजॉल्व्ड है 1 मिलीलीटर ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि 1 मिलीलीटर लिक्विड में कितना मिलीलीटर गैस डिजॉल्व है, यही क्या कहलाता है, यही चीज आपका कहलाता है अल्फा, यानी कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, क्या चीज, डिजॉल्व इन 1 मिलीलीटर ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उसके लिए जो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं तो उस समय का टेम्परेचर मेजर करना रहेगा, क्योंकि देखिए सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस से क्या होना चाहेंगी, रैंडम मोशन करना चाहेंगी, दूर दूर भागना चाहेंगी, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है कि गैस से तुरंत लिक्विड को छोड़ करके भागना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए पहले टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा, किस टेम्परेचर बात करें, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी गैस की, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, बहुत नहीं के बराबर होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसें ना के बराबर डिजॉल्व रहेंगी, लेकिन वही वाटर के लिए अगर वही 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो भी, अगर सॉलिड स्टेट में वाटर है तो उस केस में भी जो डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर डिजॉल्व भी होगा तो कोई काम का नहीं रहेगा जलीय जीव के लिए, क्योंकि पानी तो बर्फ बन गया है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मेजर्ड एट STP, जो वॉल्यूम है गैस का वह किस पर मेजर की जाती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर इसको मेजर की जाती है। ठीक है, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व्ड रिड्यूस्ड टू STP, यानी कि जब इसको V वॉल्यूम का गैस को जो डिजॉल्व किया जाता है तो क्या करता है, यह जो है कि रिड्यूस्ड कर देता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को, यानी कि प्रेशर इस केस में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, और इस केस में कैपिटल V क्या होता है, वॉल्यूम होता है सॉल्वेंट का, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन एटमॉस्फेयर, देन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल v अपान कैपिटल V इंटू में P। अब देखिए ये जो है कि आपका नॉर्मल फार्मूला हो गया, जिससे कि हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट गैस का निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैसों के सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, गैस का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि हमने एक
थ्योरी पढ़ाता है, हालांकि वो लिक्विड के लिए होता है, दोनों लिक्विड हो तब के लिए, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, जिसमें कि पोलर पोलर को डिजॉल्व करते हैं, नॉन पोलर को डिजॉल्व करते हैं। तो ये तो लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी यानी कि दोनों लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड तब के लिए होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ये चीज अप्लाई होता है। जनरली द गैसेज विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट, यानी कि वह गैसे जो है कि जो इजिली लिक्विफाइड हो सकते हैं, यानी जो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, वह जो है क्या होते हैं, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर या फिर अदर कोई लिक्विड के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पर CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह ज़्यादा सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर वाटर है, कोई भी अगर वाटर है, अगर उसमें जितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगा उससे कम ही अमाउंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिजॉल्व होंगे। ठीक है, द गैसेज विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट पोजेज हाइयर सॉल्युबिलिटी, यानी कि वह गैसे जो कि रिएक्ट कर जाते हैं सॉल्वेंट के साथ, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर को मान के चल रहे हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, हाइयर हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया जो कि आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के अंदर, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आर मच मोर सॉल्युबल, यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर, देन इन H2O। ठीक है, वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल इसके अंदर होते हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज जो कि हम अभी हम आपको समझा रहे थे, वो ये है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, घटेगा। देखिए इस ग्राफ से दिख रहा है, सॉल्युबिलिटी का ये ग्राफ है, इधर ये y एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी है, x एक्सिस पर टेम्परेचर है। अब यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी किस में मेजर करते हैं, तो देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए भी फार्मूला होता है मोलरिटी वाला, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी, कहीं पर भी होगा तो आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ का यूनिट देखिए, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दिया गया है गैस का 0.001 मोल पर लीटर, 0.002 मोल पर लीटर, और ये 3 मोल 0.003 मोल पर लीटर। ये क्या है, 1 लीटर में कितना मोल गैस है, 1 लीटर में कितना मोल गैस है, और 1 लीटर में कितना मोल गैस है। और यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री 40 डिग्री 60 80 100 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रमशः कम होती चली जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए तो गैसें बिल्कुल भी नहीं सॉल्युबल होंगी। ठीक है, या फिर मतलब कि क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में प्रैक्टिकल से ही पता चलेगा कि एकदम एग्जैक्ट क्या होता है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा कम सॉल्युबल होगी, ये चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट गैसेज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज, यानी कि गैसों का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घटता है जब टेम्परेचर क्या हो, बढ़े। ठीक है, एज द डिजोल्यूशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि डिजोल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी कि जो भी गैस है अगर वह वाटर में डिजॉल्व होगी तो ये क्या बनेगा, गैस का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और इस केस में क्या होता है कि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब डेल्टा H की वैल्यू नहीं, इस केस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। व्हेन वाटर इज हीटेड इन ए बीकर, जब वाटर को बीकर में हीट करते हैं, बबल्स ऑफ एयर आर फॉर्म्ड, एयर का बबल्स जो है कि बनता है ऑन द साइड ऑफ द ग्लास बिफोर, ऑन द साइड ऑफ द ग्लास बिफोर द वाटर एज बॉयल, बॉयल होने से पहले की बात की जा रही है कि वाटर को उतना हीट करो कि वो जो है कि बॉयल ना हो। उस केस में आप देखोगे तो ग्लास के वेसल्स जो है, ग्लास का जो वाल है, ग्लास का जो दीवार है, उसके ऊपर क्या होते हैं, बबल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, घर में भी पानी गर्म किए होंगे खांसी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में, तो ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा। एज द टेम्परेचर राइजेज द डिजॉल्व्ड एयर मॉलिक्यूल्स बिगिंस टू बॉयल आउट,
यानी जब जब आप जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो जो ये बबल्स आए हैं, या बबल्स क्या हो जाएंगे, या बबल्स जो है कि बाहर निकलना शुरू कर देंगे। चलो हम लोग चलते हैं, हमें गर्म किया जा रहा है, ठीक है, तुरंत ये जो है कि आ जाएंगे, बाहर निकलना शुरू कर देंगे। बॉयल आउट ऑफ द सोल्यूशन लॉन्ग बिफोर द वाटर इटसेल्फ बॉयल्स, पानी के खौलने से पहले, पानी के बॉयल होने से पहले ये सब क्या हो जाएंगे, भागने लगेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में तीसरा नंबर आता है आपका प्रेशर का, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अब इसके लिए एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में खूब डीपली स्टडी किया था, उनका नाम है हेनरी, तो इन्हीं के नाम पर इसको कहते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसको अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ भी है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ भी है, इसके बाद सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन सोल्यूशंस, ठीक है। तो हम अभी इसको देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेज का है। देखिए, जैसे जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, तो मतलब जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा तो उस केस में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, गैस की सॉल्युबिलिटी किस में मेजर करते हैं, मोल पर लीटर, यानी कि मोलरिटी में। प्रेशर को किस में मेजर करेंगे, एटीएम, बार, पास्कल, किलो पास्कल, ये सब चीज़ में, टार में मेजर करेंगे। तो जैसा होगा हम उसमें उस केस में यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। देखिए, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज गिवन बाई हेनरीज लॉ, यानी कि जो भी यह इफेक्ट होता है प्रेशर का किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का इन लिक्विड के अंदर, इसको हम लोग हेनरी लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं। विच स्टेट्स दैट, जो कि कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर कोई भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वह प्रोपोर्शनल टू होती है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पर S प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा तो S बराबर KP हो जाएगा, जहां पर K जो है कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, और इसके बारे में K की वैल्यू यानी कि सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है हर गैस के लिए, जिसको कि याद करने की जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन में उसका वैल्यू दिया रहेगा, जिसको कि हम लोग KH से रिप्रेजेंट करते हैं। KH बराबर क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे देखिए इसी चीज को हम लोग सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बराबर होता है मोल अपान में वॉल्यूम। अगर हम V के वैल्यू को हम फिक्स कर दे 1 लीटर, तो सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, मोल ऑफ गैस बोल सकते हैं। तो मोल ऑफ गैस भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के, यानी कि मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर फिर से यहाँ पर KP हो जाएगा। तो S की जगह पर M भी दे सकता है, M का मतलब यहाँ पर मोल से रिप्रेजेंटेड किया गया है, या मोल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि S बराबर क्या हो जाएगा, KP हो जाएगा। तो S की जगह पर हम क्या ले लेंगे, M इक्वल टू KP हो जाएगा, जब V की वैल्यू क्या हो, 1 लीटर हो, तब की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे V बराबर 1 लीटर होना चाहिए, तब उस केस में हम क्या करेंगे, S की जगह पर M लेकर के काम चला लेंगे, यानी कि मोल ऑफ गैस लेकर के हम काम चला लेंगे, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी इज टेकन एज द मास ऑफ गैस ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा हाँ, मास भी ले सकते हैं ना, एक सेकंड, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मोल की जगह पर भाई आप मास भी ले सकते हो, क्योंकि मोल बराबर कितना होता है, देखिए सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होता है, W/M इंटू में V, ये दोनों अगर मोलर मास तो कांस्टेंट है, और V भी 1 कर दिए तो V भी 1 कर दिए तो ये भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये W की जगह पर ही क्या किया गया है, यहाँ पर W की जगह पर ही क्या किया गया है, M लिखा गया है। कितना अच्छा बात है, यानी कि मास ऑफ गैस के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए कितना जबरदस्त चीज है, फिर से मिटा के बताते हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं, देख करके अच्छा तो लग ही रहा होगा, और उतना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये पिज्जा बर्गर थोड़ा ना है। सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू P, सॉल्युबिलिटी बराबर मोल अपान में V बराबर 1 कर देंगे, V की वैल्यू को अगर हम 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल प्रोपोर्शनल टू P। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है W/M। M भी क्या होगा, हर एक गैस के लिए कांस्टेंट होगा, तो इसकी वैल्यू को वेरी नहीं करेगा, तब हम बोल सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर, यानी मास ऑफ गैस को हमने इस केस में M से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि M प्रोपोर्शनल टू P। M क्या है, मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज टेकन एज द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम में कितना गैस का मास डिजॉल्व है, इसके ऊपर हम देखते हैं। 10 इफ
m इज द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितना वॉल्यूम है सॉल्वेंट का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एंड p इज द प्रेशर ऑफ गैस, और p जो है क्या है प्रेशर है गैस का इन इक्विलिब्रियम विथ सोल्यूशन, देन m यानी कि मास ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, यहाँ पर इसे लिखा भी है s इक्वल टू m अपन भी। ठीक है, m का मतलब मास ऑफ गैस है, ये क्या है मास ऑफ गैस, इसमें ग्राम में होगा, ग्राम में ही लिख देते हैं। ठीक है, तब m बराबर क्या हो जाएगा kp, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। व्हेन p इज इक्वल टू 1, जब प्रेशर क्या हो जाए एक हो जाए, तब m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर आपका k हो जाएगा, यानी कि जब आपका p की वैल्यू क्या हो जाए एक हो जाए यहाँ पर, तब यहाँ पर 1 रख देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू द यूनिट कांस्टेंट इज इक्वल टू द कांस्टेंट के, यानी कि जब गैस की सॉल्युबिलिटी जो है कि यूनिट प्रेशर पर चेक की जाए, यानी कि प्रेशर क्या हो 1 atm हो 1 बार हो, जो भी यूनिट लिया जाए, अगर वहाँ पर 1 हो जाए, तब जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है वह गैस के मास के बराबर हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट, k की वैल्यू क्या होती है ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर ईच गैस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ए फिक्स टेम्परेचर पर सभी गैसों का जो k की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, जो मैग्नीट्यूड है यह किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, फिर से पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, एक तो ज़्यादा हो गया, एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि इस इक्वेशन को हम y बराबर mx के तौर पर लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx के ग्राफ में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था सॉल्युबिलिटी था, यहाँ पर क्या था k था, और यहाँ पर क्या था p था। तब इसके बीच में हमने एक ग्राफ बनाया सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में। तब हमारा ग्राफ कैसे आया, तब हम देखेंगे इस ग्राफ के बारे में। तो यह ग्राफ क्या है, यह ग्राफ जो है कि पहले आपका इस प्रकार से है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर आपका ये दो गैसों के लिए बनाया गया है, एक नाइट्रोजन के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि इसकी जो थीटा है, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, इसकी जो थीटा है इसको हमने क्या माना है θ1, और इसके बारे में हमने माना है θ2। ठीक है, तो आप इस केस में देखोगे तब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखिए अपने वाले ग्राफ में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। इधर ये प्रेशर आप बढ़ाते जाइए तो भी नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या है कम है, किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी ये है। अब देखिए कम ही प्रेशर पर, प्रेशर अगर हम इसको मान लें P1, इसको मान लें P2, तब और इस प्रकार से इसको हम मान लें S1 और इसको मान लें S2, तब S1 क्या होगा ज़्यादा होगा और S2 क्या होगा S2 से। और इस केस में P2 के केस में P2 ज़्यादा है और P1 कम है, तो भी ये जो है कि ऐसा कंडीशन बन जा रहा है। आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, यानी कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कम ही प्रेशर में, किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन के कंपेयर में। ठीक है, तभी हो जाता है। जो थीटा की वैल्यू है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, थीटा की वैल्यू के से निकाला जाता है, यानी कि इसी को सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसको कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू के हो जाता है, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखिए, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नोन, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी नोन हो, यानी ज्ञात हो, एट वन पार्टिकुलर प्रेशर, किसी एक पार्टिकुलर प्रेशर पर, देन इट कैन बी कैलकुलेटेड अदर प्रेशर यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। तब हम अदर प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि M1 बराबर यह क्या हो, M1 बराबर
P हो, ये मालूम है, P1 हो, तब ये चीज़ अगर मालूम हो तब हम M2 निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी पार्टिकुलर प्रेशर पर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, P1 है, तब इस गैस की क्वांटिटी को बढ़ा दें तब हम उसकी प्रेशर क्या होगी, यानी कि किसी पार्टिकुलर प्रेशर पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, M1 अपन M2 इक्वल टू P1 अपन P2, ठीक है। व्हेन M1 इज द solubility of gas, sorry, where है ना, where M1 is the solubility of gas at pressure P1 and M2 is the solubility of gas at pressure P2, ठीक है। फिर से इसको समझिए, यदि कोई गैस है उसकी प्रेशर P1 पर सॉल्युबिलिटी क्या है, M1 है, तब प्रेशर P2 पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, P1 बराबर K, सॉरी फिर से लिखते हैं, नहीं मिट रहा है, हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी M1 बराबर K P1, यानी कि M1 प्रोपोर्शनल टू P1, यानी कि M2 भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, P2 के होगा। तब इन दोनों का अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, M1 बराबर P1 और M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा आपका P2, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर सही से नहीं काम कर रहा है, ये इसके बराबर हो जाएगा, यही चीज़ हमने बताया था। अब देखिए दूसरा चीज़, जब ये गैस आपके मास के जब इसकी गैस की सॉल्युबिलिटी मास के ऊपर डिपेंड कर रही है तो मोल फ्रैक्शन के भी तो ऊपर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर हम इसका टर्म आया है नया, कौन सा टर्म, मोल फ्रैक्शन का टर्म आया है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म भी, ठीक है। देखिए लिखा है इस केस में आपका, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैस, जब 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैस का मिक्सचर लेते हैं और वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये क्या होते हैं, प्रत्येक गैस का जो क्वांटिटी है वह क्या होता है, डिजॉल्व होता है। किसके किसमें किसमें डिजॉल्व होता है, अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग डिजॉल्व होते हैं। उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है इसके अकॉर्डिंग ही डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक गैस है ऑक्सीजन, एक गैस है नाइट्रोजन, तो इस ऑक्सीजन गैस की पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, और इस नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तब पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, तो P ऑफ O2 बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू में वेपर प्रेशर, ठीक है, PV। इसको हम P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं इसको P से, और इसको हम वेपर प्रेशर को P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, P नॉट ऑफ O2। इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 किसके बराबर हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बराबर हो जाता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और वेपर प्रेशर ऑफ N2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको अभी हम आगे पढ़ाएंगे, तो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मान लो कि 2 गैसें हैं, वह कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व होगी वह डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है। वह पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शन होता है, यानी कि कितना उसका पार्शियल प्रेशर है उस पर डिपेंड करती है कि वो गैस कितना डिजॉल्व है, ठीक है। ये कब की बात हो रही है, जब 2 प्रकार की गैसें ली जाती है, ठीक है। हेनरीज लॉ कैन बी अप्लाइड टू ईच गैस, हेनरी लॉ जो है कि दोनों गैस के ऊपर डिपेंड करती है। ईच गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, जो कि प्रेशर से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ अदर गैसेज, जो इस गैस का जो प्रेशर है उससे इंडिपेंडेंट रहता है। इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यदि हम गैस का मोल फ्रैक्शन को लेते हैं इन द सोल्यूशन एज ए मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए, देन लॉ कैन बी स्टेटेड दैट, तब लॉ ये कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तब इस केस में लॉ ये कहता है कि जो गैस का मोल फ्रैक्शन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। यह सॉल्युबिलिटी का नया नियम हो जाता है। आया समझ में, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी का क्या हो जाता है, नया नियम हो जाता है।
वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, p इज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तब यहाँ पर एक चीज बनता है, x बराबर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा k डैश p। यहाँ पर k को ही k डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जो क्या है, गैस का कांस्टेंट है। तब p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 1/k डैश और x, ये चीज हो जाएगा। और वही के डैश को ही क्या चीज बोलते हैं, के एच बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो ला दिया था, यह जो ला एक्चुअल में था वह मोल फ्रैक्शन के साथ था। तो देखिए हमारे पास कितने प्रकार के रूल बन गए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाता है के एच बराबर ये। ठीक है, के एच इज कॉल्ड द हेनरी ला कांस्टेंट। के एच क्या होता है, हेनरी ला कांस्टेंट होता है। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एच, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग वैल्यू होती है एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर। तब हमारे पास दो प्रकार के फार्मूले आ गए। पहला फार्मूला था S बराबर के एच पी, दूसरा फार्मूला था M बराबर के पी। ठीक है, तीसरा फार्मूला निकल करके आया क्या, P बराबर के एच, यहाँ पर के एच रहेगा। ठीक है, P बराबर के एच और X, जहाँ पर P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। किसका पार्शियल प्रेशर, जो हम गैस का निकाल रहे हैं उसका, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये होता है क्या, हेनरी ला। आया समझ में, इस प्रकार से। अब देखो इसका कुछ लिमिटेशंस भी है और कुछ एप्लीकेशन भी है, देख लेते हैं, थोड़ा सा है, 2-3 मिनट और लगेगा। ठीक है, लिमिटेशन, हेनरीज लॉज होल्ड गुड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। हेनरी लॉ बहुत ही अच्छे से काम करता है जब ये कंडीशन फॉलो हो। क्या, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर लो हो, लो टेम्परेचर पर काम करता है लेकिन बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन विथ सॉल्वेंट, गैस जो है केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी अभी देखा था HCl और NH3, ये दोनों क्या होते हैं, गैस लिक्विड से कंबाइन हो जाते हैं। तो लिक्विड से कंबाइन हो जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन यह हेनरी लॉ को नहीं फॉलो करेगा, हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ और हो जाएगा, रिएक्शन करने लगेंगे लिक्विड के साथ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो आपका सॉल्वेंट है वही क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट है वही सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये रिएक्शन का मतलब डिजॉल्व होने की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, सॉफ्ट ड्रिंक, ये ड्रिंक नहीं ड्रिंक रहेगा, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट ए हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो कोल्ड ड्रिंक में देखोगे उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। कैसे पता चलता है, उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को सेक करके उसका ढक्कन खोले, देखो खूब तेजी से बाहर फेंकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर पर जो है कि CO2 को डिजॉल्व किया गया रहता है। ठीक है, अब देखो एट हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर, किस पर, कितनी ऊंचाई पर, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर। मान लीजिए कि यहाँ पर आप है, ठीक है, यहाँ पर आपका घर है। एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो होता है। इट लीड्स टू लो कंसंट्रेशन, उस केस में कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है ऑक्सीजन का। कहाँ पर, ब्लड में। जिसके चलते क्या होता है कि लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया तो बोल रहे सर ये कैसे हो सकता है, तब इसको हमें समझाना पड़ा। एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज लो, इट लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक एक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ाया जाता है कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो हीमोग्लोबिन में हाई प्रेशर पर ही होता है। अगर हाई प्रेशर नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ही नहीं होगी तो उसका प्रेशर कैसे बनेगा,
आप सभी लोग जानते हो, अभी पढ़े भी हो, यानी कि मास जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी के, प्रेशर के। जब मास ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इट लीड्स टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ऑफ पीपुल लिविंग देयर, जो वहाँ पर रहते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डेवलप्स एनॉक्सिया, एनॉक्सिया नाम की एक बीमारी को जन्म देता है, ठीक है। हालांकि बीमारी सही भी हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति जो पहाड़ पर से नीचे आ जाए, तो हमेशा के लिए नीचे आएगा, तब 1 मिनट के लिए आएगा, चाय पीने तब नहीं होगा, ठीक है। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया नाम की बीमारी होती है, जिससे क्या होता है कि अच्छे से सोचने और अच्छे से काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये कब की बात है, जब व्यक्ति ऊंचाई पर हो। अब दूसरी बात आती है, जब व्यक्ति गहराई में जाए। गहराई के मतलब जो पानी में डाइविंग करने के लिए जाते हैं, जो समुद्र के नीचे गोताखोर लोग जाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। जब गोताखोर लोग पानी में जाते हैं ना, तो उनके पानी में जाते हैं तो उनको एक सिलेंडर दिया जाता है ऑक्सीजन का। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता है। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में आपका 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% आपका ऑक्सीजन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप समुद्र के अंदर आप गए, मान लीजिए कि आपका ये जमीन है और ये आपका क्या है, जमीन है, और ये आपका समुद्र की गहराई है। तो आप जब समुद्र के अंदर गए, यहाँ पर आप हैं, ठीक है, ये आपका चेहरा है, फिर आपका बॉडी है, फिर आप यहाँ पर ये तैर रहे हैं, ठीक है, ये आप तैर रहे हैं। तो जब आप समुद्र के अंदर गए, तब आपके ऊपर जितने भी पानी है, हमको पानी को ब्लू बनाना चाहिए था और आदमी को रेड। आपके ऊपर जितने भी पानी होंगे, उस पानी का प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, आपके बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये मान लीजिए कि समुद्र है, आप यहाँ पर गए, तो आपका ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितने भी पानी है, आपके सर तक में जितने पानी है, सारा पानी का प्रेशर आपके बॉडी के ऊपर लगेगा। और जब आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर लगेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप जो है कि हाई प्रेशर में हो जाएंगे। और जब आप हाई प्रेशर में हो जाएंगे, तो जितने भी आप ऑक्सीजन लेंगे, वह ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। किस में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, और जब ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब आप यहाँ से अब ऊपर आ गए, जब यहाँ से फिर आप तैर करके ऊपर आ गए, उस केस में क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन खूब तेज़ी से बाहर निकलना चाहेंगी। और जब खूब तेज़ी से बाहर निकलना चाहेंगी, तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर का जो नसें हैं ना, वह फट जाती हैं। जो शरीर का जो नसें हैं वह फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले लिए। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन और हीलियम लेते हैं, इस केस में ये दोनों गैसें क्या है, नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों जो गैसें हैं, यह जो है कि क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ये जाएंगी तो आपके शरीर में, लेकिन वह जो है कि रिएक्शन नहीं करेंगी। और जब रिएक्शन नहीं करेंगी, तो एक झटके में नहीं अलग होंगी, धीरे धीरे अलग होंगी, जिसके चलते कि आपके बॉडी का जो प्रेशर है, वह प्रेशर बाहर निकलने पर भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। कितना अच्छा साइंस की चमत्कार है। व्हेन स्कूबा डाइवर्स गो डीप इन सी, जब जो समुद्र के गोताखोर होते हैं, जब डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इंक्रीजेज इन ब्लड, जो गैसों की एटमॉस्फेरिक गैसें हैं, वह उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्हेन डाइवर्स कम अप, जब डाइवर्स बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं, देयर इज रिलीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज, जो गैसें डिजॉल्व हैं उसको क्या होती है, वह बाहर निकलती है। एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इससे जो है कि गैसें के अंदर क्या हो जाती है, बबल्स बन जाती है, ऑफ N2 इन आवर ब्लड, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन का जो है कि बबल्स बन जाती है। कैपिलरीज यानी कि ब्लड कैपिलरीज, यानी कि नसों में एंड हेंस देयर इज पेनफुल सेंसेशन, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिससे क्या होती है, ये इसको हम लोग बेंट्स बोलते हैं। जिसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टैंक में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर भी ले जाते हैं, ठीक है। अब
नोट में कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट, गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देन इन प्योर वाटर। यानी गैसेज जो है कि लेस सॉल्युबल होती हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन इन प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर के अपेक्षा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड साल्टिंग आउट इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो गैसें होती है वो क्या होती है, कम सॉल्युबल होती है, ठीक है, देन इन प्योर वाटर, प्योर वाटर के अपेक्षा जो भी इलेक्ट्रोलाइट का होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कम सॉल्युबल, जैसे कि NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जब बनेगा तो क्या बनेगा, Na एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये आपका एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में अगर हम ऑक्सीजन गैस को डिजॉल्व करें तब यह गैसें क्या होंगी, कम डिजॉल्व होंगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही जो चीज़ डिजॉल्व होना था वो डिजॉल्व हो चुके हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्टिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सुगर इफ प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन आल्सो रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट चीज़ें डिजॉल्व है, जैसे कि चीनी डिजॉल्व है किसके अंदर, आपके ऑक्सीजन यानी सॉरी वाटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन बनेगा, ये आपका शुगर सोल्यूशन बनेगा। इस केस में भी क्या होता है, इस केस में भी अब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर कम हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस केस में भी क्या हो रहा है, जो वाटर है, जहाँ पर वाटर के साथ जब शुगर घुल गया है तो वह अब ऑक्सीजन को नहीं घुलेगा ना, जितना उसके अंदर स्पेस था उस स्पेस में इसके मॉलिक्यूल को बैठा लिया है, तब इसमें कहाँ जगह बचेगा कि उसको बैठाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब H2O इस फॉर्म में रहता है तब इसके अंदर थोड़ा सा गैप रहता है, उसी गैप में ऐसे मॉलिक्यूल आकर के बैठ जाते हैं। अब वो गैप इसने कवर कर लिया है तो जगह ही नहीं बचाती, इसको कहाँ से बैठाएगा, ऐसा समझ में, ये चीज़ आपका होता है। अगला कल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर लिक्विड का सोल्यूशन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आया समझ में। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का 42 मिनट का वीडियो हो गया, खैर कोई बात नहीं, आज हमारा सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स खत्म हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपका लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।